नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अवकल समीकरण आप पढ़ रहे हैं, तो अवकल समीकरण के लगभग 2 वीडियो हो चुके हैं शायद, तो जिसमें आपने अवकल समीकरण की जो परिभाषा है या उसके अवकल समीकरण के जो प्रकार हैं या उसकी जो कोटि है, घात है, अवकल समीकरण की घात कैसे निकाली जाती है, अवकल समीकरण किस प्रकार बनाए जाते हैं, अवकल समीकरण को हल कैसे किया जाता है, तो इन सब पॉइंटों पे बात कर रहे थे। जैसे सबसे पहली क्लास में आपने अवकल समीकरण कोटि और घात के बारे में समझ लिया। उसके बाद अवकल समीकरण हम बताया था बनाने के बारे में। तो अवकल समीकरण के बनाने के बारे में कुछ शायद 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, तो इसके अलावा और भी आगे कुछ क्वेश्चंस भी उसी के लेंगे। उसके बाद अवकल समीकरण के हल पे आएंगे, तो आप मेहनत करते रहिए। कहते हैं मुझे जिंदगी की मैं आदतें बदल लूँ, कहती है मुझे जिंदगी की मैं आदतें बदल लूँ, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूँ, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के लिए भी चलूँ, है ना। तो इधर उधर दूसरों के पीछे मत भागिए। अब थोड़ा जो समय बचा है वो अपने लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने अच्छे नंबर आने के लिए, अपने मार्कशीट को और भी भव्य बनाने के लिए, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए कि नहीं, अब 1 या 1.5 महीने, 1 जो महीने का समय बचा है उसका बहुत अच्छे से सदुपयोग करेंगे और बहुत लगन से पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये जो समय है ये अपने लिए अब जी लीजिए। अपने लिए ये मतलब नहीं है कि आप खेलने कूदने में ही अपना समय व्यतीत कर दें। अपने लिए का मतलब इस चीज़ से है कि अपना भविष्य बनाने के लिए उपयोग कीजिए। तो हम अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो और पिछले वीडियो में आप लोगों को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी लोगों को जोड़ते रहेंगे, शेयर जरूर करते रहेंगे। तो अपने आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई अक्ष को, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का, वृत्तों की कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि एक ऐसा वृत्त जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मतलब इस तरीके से अगर कोई वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा हो, मतलब यहां पर मूल बिंदु हो, कुछ ऐसे अगर हो, मूल बिंदु पर स्पर्श तभी करेगा जब उसका केंद्र एक्स अक्ष पर होगा, है ना। जब वृत्त का जो केंद्र है अगर वो एक्स अक्ष पर है तो ही वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर पाएगा, है ना। तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो हम यहां लिखेंगे जो कि वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, इसलिए वृत्त का केंद्र
एक्स अक्ष पर होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? आप इसे लिखें या फिर ना लिखें, क्वेश्चन में अगर इस पॉइंट को आप नहीं भी लिखते हैं क्वेश्चन लगाते वक्त तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए पॉइंट को लिख रहे हैं आपको समझ में आए। क्योंकि इन्होंने कहा वृत्त का जो अक्ष है वो मूल नहीं, वृत्त जो है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि वृत्त का जो केंद्र है वो एक्स अक्ष पर होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो उस स्थिति में उसका वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे मान लें कि माना वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, तो बराबर मान लेते हैं जब y निर्देशांक 0 होगा तो y तो 0 कर लीजिए। अब x में कुछ भी मान लेते हैं, जैसे h मान लें। वैसे ही ज्यादातर देखा होगा वृत्त के निर्देशांक के लिए h कामा k का प्रयोग करते हैं, तो h कामा 0 का प्रयोग कर लें। और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब आप यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां से यहां तक अगर ये h है तभी तो ये h कामा 0 होगा बिंदु। तो उस स्थिति में वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी h ही होगी। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर h। क्लियर हुआ? तो वृत्त की त्रिज्या भी h ही हो जाएगी। ठीक है, अब वृत्त का समीकरण लिखेंगे तो क्या बनेगा? वृत्त का समीकरण, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वृत्त के समीकरण का। जब केंद्र और त्रिज्या दी होती है तो लिखते हैं x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर, लिखते हैं ना। तो यहां पर आप देखें जरा कि h का मान जो है वो भी h है, तो h की जगह पे h लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पर k का मान 0 है, तो जब k का मान 0 होगा, k की जगह पे 0 लगाएंगे तो क्या होगा? y माइनस 0, y में से 0 घटाएंगे y ही रहेगा। इस स्थिति में ये हो जाएगा y स्क्वायर, और बराबर a की जगह पर h का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो अब इसका अवकलन करेंगे। पहले हमने ये बताया था अवकल समीकरण बनाने में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो समीकरण दी गई उसमें कितने चरों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, अचर जो पद है वो कितने हैं, तो अचरों का जो प्रयोग किया गया यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल एक ही अचर पद है, h केवल एक ही है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो एक तो तरीका ये हो कि सिंपली हम इसे पूरा इसका ब्रैकेट खोल दें, इसका हल कर लें, थोड़ा आसान लगने लगेगा शायद, तो या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस स्थिति में वृत्त का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा x माइनस h का होल ऑफ वर्ग प्लस y माइनस y स्क्वायर और बराबर h स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये वृत्त का समीकरण बनेगा। तो इसके बाद अब देखेंगे, पहले इसका ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा, अगर इसका हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो यहां पर आएगा, जैसे a माइनस बी का होल वर्ग करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx। a माइनस बी का होल वर्ग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। वैसे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर और ये h स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर बराबर 0, या फिर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2hx। इसे समीकरण 1 कर दें। क्लियर हुआ? समीकरण 1 कर दिया जाए। अब इसका यहां पर अवकलन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन
करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, वैसे प्लस y स्क्वायर का जो होगा वो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटा dx और बराबर 2h और x का 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर हम इसी पूरी समीकरण को x से गुणा कर दें, ध्यान देना। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं x से गुणा? अगर x से गुणा कर देंगे तो यहां पर 2hx हो जाएगा और 2hx का यहां से मान आराम से लगा सकते हैं, अचल पद हट जाएगा। तो यहां लिखें कि समीकरण को x से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बटा dx बराबर 2hx। क्लियर हुआ? तो यहां समीकरण 1 से 2hx जो मान है, ये 2hx का जो मान है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर लगा दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बटा dx और बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर देखें तो एक x स्क्वायर कट रहा है, ये कट जाएगा एक x स्क्वायर, तो इससे घट जाएगा, ये कह लें कट जाएगा या कह लें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इनको पक्षांतर कर लें तो इधर है वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा तो 2xy इंटू डी वाई बटा dx बराबर 0। ये होगा इसका आंसर। क्लियर हुआ? ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, नोट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक नया डस्टर मंगा लिया है, अभी तक कपड़ा यूज करते थे तो शायद थोड़ा अच्छा लगने लगेगा आप लोगों को भी। हाँ, सर ने एक डस्टर मंगा लिया है। नहीं, एक बच्चा जा रहा था तो उसने कहा भैया लिए आना एक डस्टर, अगर मिल जाए तो यहाँ पर तो मिलता नहीं है, खासकर गांव में, तो मंगाना पड़ा बाहर से। हमने कहा सोचा थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम लोगों को भी पढ़ने में, अभी तक कपड़ा ही यूज कर लेते थे। चलिए डस्टर मंगा लिए है, किसी दिन बोर्ड भी थोड़ा हाईटेक हो जाएगा। धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, जानते तो वहीं समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो उससे ही धीरे धीरे इसका भी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। तो भैया मेहनत करते रहिए, आप लोग अभी इंटर पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, फिर आप कहीं कम ना कहीं तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आगे फिर कंपटीशन की थोड़ी क्लास मैथ की चालू कर दें। संभवतः ये मान लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही चालू कर पाएंगे उसे। अभी फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम तक आप लोगों को ही रिवीजन क्लास कराते रहना है, पढ़ते रहिए। तो अगला जैसा क्वेश्चन कहा गया है, ऐसे परवलयों की ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष और जिसका अक्ष y अक्ष या धनात्मक y अक्ष, जिसका अक्ष धनात्मक
वाई अक्ष की दिशा में है, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। ये क्वेश्चन दिया गया है। एक ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण, आप परवलय के बारे में जानते होंगे, 4 प्रकार से परवलय बनते हैं। 4 प्रकार से मतलब एक होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तीसरा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और चौथा होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। क्लियर हुआ? अगर इसका हम चित्र बनाएं परवलय का तो वो ऐसे बनता है, इस तरीके से। अगर इस वाले का बनाए वाई स्क्वायर बराबर -4ax का तो ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसा है ना। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का बनाए तो इस तरीके से बनेगा, और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay का बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे परवलय 4 बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसा इसने कहा कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पे जितने भी 4 बने हुए हैं सबके शीर्ष मूल बिंदु पर ही हैं। देखिए जरा, सबके शीर्ष मूल बिंदु पर है। क्लियर हुआ? उसके बाद कहा है कि और जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। तो धनात्मक वाई अक्ष, तो आप जानते हैं ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष है, वैसे ये वाई अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो धनात्मक वाई अक्ष, तो जैसे देखा होगा निर्देशांक बनाते हैं, इसे लिखते हैं, ये है धनात्मक एक्स अक्ष, ये होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये होता है धनात्मक वाई अक्ष और ये होता है ऋणात्मक वाई अक्ष। क्लियर हुआ? तो धनात्मक वाई अक्ष ये वाला भाग मूल बिंदु से ऊपर का, तो ये वाला भाग है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay समीकरण बनता है। क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक ऐसा परवलय जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और धनात्मक वाई अक्ष पर बने, तो वैसे परवलय के समीकरण को एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से डिनोट किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है, इसलिए परवलय का समीकरण, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर यह देखना है अवकल समीकरण बनाने के लिए कि यहां पर जो अचर पद है वो एक ही है, a। यही तो अचर पद है यहां पर, a। तो a अचर पद है। बस जब एक अचर पद है तो यहां पर अवकलन जो है वो एक ही बार किया जाएगा। जैसा बताया था, जितने अचर पद होते हैं अवकलन उतनी बार किया जाता है। यहां पर एक अचर पद है तो एक बार अवकलन करेंगे, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे समीकरण 1 डाल दें। तो इसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन, x स्क्वायर का होता है 2x बराबर 4a ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये गुणांक में है y के, और y का जो अवकलन है वो dy बटा dx हो जाएगा। क्लियर हुआ? dy बटा dx। तो अगर यहां से हम 4a का मान निकालें, या 4a का मान निकालने की बजाय दोनों को हम सिंपली भाग कर दें, दोनों समीकरणों को, तो ध्यान देना जरा,
अगर दोनों समीकरण को भाग कर देते हैं 4a और 4a दोनों कट जाएंगे, तो जब a नहीं होगा मतलब अचर पद नहीं होगा, समीकरण बन जाएगी। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 को, या 1 को लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो LHS को LHS पद से और RHS को RHS पद से भाग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा x² बटा 2x बराबर, इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4ay बटा 4a इंटू dy बटा dx। क्लियर हुआ? ऐसा लिख लें। तो यहां से ये 4a और ये 4a कट जाएंगे, ऊपर नीचे से 4a कट जाएगा, और यहां से एक x कट जाएगा। तो यहां पर जो पद बचा है, जो पद बच रहा है उसे लिखेंगे x बटा 2 बराबर, इधर बच रहा है y बटा dy बटा dx। तो इसकी तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा x इंटू dy बटा dx बराबर 2y। यह लिख सकते हैं x इंटू dy बटा dx माइनस 2y बराबर 0। क्लियर हुआ? ये होगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका दिन, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।